हर महीने नौकरी हम करते ही हैं और उसके वजह से हर महीने हमें लास्ट में सैलरी भी मिलती है, लेकिन दिक्कत ये है कि उतनी सैलरी से हमारा हो नहीं पाता, हमारा काम चल नहीं पाता है। क्योंकि देखिए, सैलरी के जो भरोसे है आप पूरे अपने जो सपने हैं, तमाम जो सपने हैं हमने बुने हुए हैं, पूरे नहीं कर पाते हैं। शादी है, शादी के बाद बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई है, अपनी कुछ ख्वाहिशें हैं, वाइफ या हस्बैंड के लिए भी कुछ गिफ्ट्स लेने हैं, तमाम चीज़ें हैं, फैमिली को भी देखना है। तो इतनी सी सैलरी में देखिए सब कुछ फुलफिल नहीं हो पाता, ये बात हम समझते हैं। यही वजह है कि लोग क्या है कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट में भरोसा रखते हैं। उन्हें शेयर बाजार पसंद आ रहा है तो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं। जिन लोगों को ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, उनको लगता है कि कम रिस्क ही लिए, बहुत ज़्यादा इसमें अंदर हम ना पड़े रिस्क के, तो वो एफडी जैसे जो सुरक्षित ऑप्शन है वो ढूंढते हैं। कुछ लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर कई बार ऐसे स्कीम्स भी लोग ढूंढते हैं जो कम समय में ज़्यादा रिटर्न का दावा करता है। अब ज़रा सोच के देखिए, अगर आपको एक दिन ऐसा पता चले कि जो स्कीम में आपने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी थी, जिस पर आंख बंद करके आपने भरोसा किया था, वही आपके साथ सबसे बड़ा धोखा कर गई, फिर क्या होगा? सालों की मेहनत से जोड़ी गई जो पूंजी है एक झटके में गायब हो जाए, बस किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है ये सुनने के बाद। कुछ ऐसा ही मामला हैदराबाद से भी सामने आया है, जहां हजारों लोगों के साथ करोड़ों रुपए की कथित ठगी की गई है। अब इस मामले में एक ऐसा कदम उठाया गया है जो भारत में शायद पहली बार देखने को मिला है, क्योंकि ईडी इसमें पड़ी है और ईडी ने इस केस में जब्त किए गए एक प्राइवेट जेट को नीलाम कर दिया, ताकि उससे मिले गए जो पैसे हैं उसका इस्तेमाल ठगी के शिकार हुए जो लोग हैं उनको राहत पहुंचाने के लिए किया जा सके। देखिए, पूरा मामला क्या है, लोगों के साथ आखिर ठगी हुई कैसे, ईडी ने विमान क्यों यहाँ पे जब्त किया और फिर इसकी नीलामी का निवेशकों को किस हद तक फायदा मिला, ये पूरी जो कहानी है, ये जो तमाम सवाल है मैं आपके सामने जो रख रही हूँ, इसी पर अभी हम डिटेल से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला था क्या। सबसे पहले समझते हैं पूरा मामला। देखिए, ये केस जो है हैदराबाद की एक कंपनी कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड का है, जिसे फैल्कन ग्रुप जो है उसके नाम से भी जाना जाता था। अब इस कंपनी पर आरोप क्या है? देखिए, आरोप यह है कि कंपनी ने ना लोगों को एक ऐसी निवेश योजना दिखाई जिसमें कम समय में शानदार मुनाफा कमाने का सपना दिखाया गया। लोगों से ये कहा गया कि उनका पैसा एक ऐसे बिजनेस में लगाया जाएगा जहां जोखिम बहुत कम है, यानी रिस्क ना के बराबर है, और रिटर्न अच्छा खासा है मिलने वाला है आपको। अब कंपनी की बातों पर भरोसा करके हजारों लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई उसमें लगा भी दी। किसी ने अपनी नौकरी की बचत जो है उससे निवेश किया है यहाँ पे, किसी ने रिटायरमेंट का पैसा लगा दिया, किसी ने बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए जो जोड़े गए पैसे थे वो तक उस स्कीम में डाल दिए। लेकिन फिर जांच में जो पता चलता है, उस एक पॉइंट ने सबको हैरान कर दिया है। अब सवाल ये है कि कंपनी आखिर कौन सा ऐसा बिजनेस करने का दावा कर रही थी। देखिए, कंपनी लोगों से यहाँ पे कहती थी कि वो इनवॉइस डिस्काउंटिंग का कारोबार करती है। ये नाम सुनने में भले ही थोड़ा सा जटिल लग सकता है, टर्म मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका जो मतलब है बहुत आसान है। मान लीजिए किसी कंपनी ने दूसरी कंपनी को 1 करोड़ रुपए का सामान बेचा। अब खरीदने वाली जो कंपनी है वो पैसा जो है 60 या फिर 90 दिन बाद देती है, लेकिन सामान बेचने वाली कंपनी को तुरंत पैसे की जरूरत होती है। अब ऐसे में वो बैंक या फिर किसी फाइनेंस कंपनी के पास जाकर के अपना बिल जो है, यानी कि इनवॉइस जो है वो दिखाती है, और बैंक कुछ रकम जो है काट करके बाकी पैसा तुरंत दे देता है। बाद में जब खरीदने वाली कंपनी भुगतान करती है तो बैंक अपना पैसा वसूल लेता है। अब इसी प्रक्रिया, ये जो पूरा प्रोसेस है, उसको इनवॉइस डिस्काउंटिंग कहा जाता है। ये एक बिल्कुल कानूनी और असली बिजनेस मॉडल है जिसका इस्तेमाल कई कंपनियां जो है वो करती हैं। लेकिन ईडी की जांच में ये आरोप सामने आया है कि फैल्कन ग्रुप जो है असली इनवॉइस डिस्काउंटिंग का कारोबार कर ही नहीं रही थी। कंपनी ने लोगों को झूठ कहा, उन्हें ये बताया कि उनका पैसा बड़ी बड़ी कंपनियों में इनवॉइस में लगाया जा रहा है, जबकि जांच में पता चलता है कि ऐसा कोई वास्तविक कारोबार लगभग था ही नहीं। लोगों को जो ऊंचे मुनाफे का लालच दिया जा रहा था वो असली बिजनेस से आ ही नहीं रहा था। ईडी का आरोप है कि नए जो निवेशक हैं उनको जो पैसा उनसे लिया जाता था, उसी पैसे से पुराने निवेशकों को यहाँ पे रिटर्न दिया जाता था। जब तक नए लोग जुड़ते रहे तब तक सब कुछ अच्छा चलता रहा, सब कुछ अच्छा दिखाई भी दे रहा था, लेकिन जैसे ही नए निवेशकों की संख्या कम होने लगी, पूरा का पूरा जो खेल है सामने आने लगा। अब इस तरह की जो व्यवस्था है उसको पॉन्जी स्कीम कहा जाता है, ये एक टर्म दिया गया है। पॉन्जी स्कीम को भी आसान भाषा में समझते हैं। इसमें क्या होता है कि
कोई मजबूत या फिर असली कारोबार जो है वो नहीं होता। शुरुआत में कुछ लोगों को यहाँ पे समय पर पैसे और मुनाफा दिया जाता है ताकि वो दूसरे भी जो निवेशक हैं उनको बताएं कि भाई हमें अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है और आप भी इससे जुड़िए। बेसिकली नए लोगों को बिजनेस से जोड़ने का काम। अब नए लोगों का जो पैसा है वो आते रहता है और उसी पैसे से पुराने लोगों को भुगतान जो है वो किया जाता है। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन असलियत में पूरा सिस्टम जो है सिर्फ एक नए निवेशकों के पैसे पर ही टिका होता है। जैसे ही नए लोग जो हैं उनका पैसा आना बंद होता है, पूरी की पूरी स्कीम जो है वो ढह जाती है और ज़्यादातर निवेशकों का पैसा फंस भी जाता है। ईडी का आरोप है फैल्कन ग्रुप ने इसी तरीके के करीब देखा जाए 792 करोड़ रुपीस जो है लोगों से यहाँ पे जुटा लिए हैं। अब बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ पे शिकायत करनी शुरू की, तब जो मामला है वो पुलिस तक पहुंचा। सबसे पहले साइबराबाद इकोनॉमिक जो ऑफेंसेस विंग है यानी कि EOW जो है उसने इस मामले में अपना केस दर्ज किया और जांच शुरू की। जांच के दौरान ये शक हुआ कि ठगी से कमाए गए जो पैसे हैं उनको अलग अलग संपत्तियों और दूसरे तरीकों से यहाँ पे छिपाया गया। तब मामला जो है ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के पास पहुंचा। ईडी ने यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। आसान भाषा में कहें, ईडी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ठगी से कमाए गए जो पैसे हैं उनको कहाँ कहाँ लगाया गया और उनसे कौन कौन सी संपत्तियां खरीदी गई। जांच के दौरान ईडी ने कई जगह जो है वो छापेमारी की। इसी कार्रवाई के दौरान 7 मार्च 2025 को राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ा एक हॉकर 800A प्राइवेट जेट जो है ईडी ने जब्त कर लिया। जांच एजेंसी का ऐसा मानना है कि ये विमान अपराध से कमाए गए पैसों से जुड़ी संपत्ति का है। हालांकि ईडी जो है वो सिर्फ यहाँ पे संपत्ति को जब्त करने के बाद उसे बेच नहीं सकती, लेकिन इसके लिए क्या है कि पूरी की पूरी एक कानूनी प्रक्रिया होती है, वो आपको यहाँ पे पूरा करना पड़ता है। एक लीगल प्रोसेस होता है। यहीं से इस मामले का सबसे अहम जो हिस्सा है वो शुरू हुआ। सबसे पहले ईडी ने विमान को जब्त किया। इसके बाद मामला जो है एजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास गया और ये एक वैधानिक प्राधिकरण होता है जो ये जांचता है कि ईडी ने जिस संपत्ति को जब्त किया है वो कानून के मुताबिक सही तरीके से जब्त की गई है या फिर नहीं। अब अगस्त 2025 में ये जो प्राधिकरण है उसने ईडी की कार्रवाई को सही माना और विमान की जो जब्ती है उसको मंजूरी दे दी। इसके बाद नवंबर 2025 में ईडी ने एक और अनुमति मांगी कि विमान को बेचने की इजाज़त दी जाए। ये जो परमिशन है, ये जो अनुमति है वो भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है उसके तहत, मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स के तहत 2013 के तहत मिल गई। यानी कि सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही विमान की नीलामी का जो रास्ता है वो साफ हो पाया। इसके बाद 1 जुलाई 2026 को सरकारी ऑक्शन प्लेटफॉर्म MSTC के जरिए इस प्राइवेट जेट की जो ऑनलाइन नीलामी है वो की गई। नीलामी के सबसे ज़्यादा ऊंची बोली 3 करोड़ रुपए की लगी और विमान उसी कीमत पर बेच भी दिया गया। ईडी के हिसाब से ये पहली बार है कि मनी लॉन्ड्रिंग के किसी मामले में जब्त किए गए प्राइवेट जेट को नीलाम किया गया है। इसीलिए इस कार्रवाई को एक ऐतिहासिक कदम भी माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस 3 करोड़ रुपए का होगा क्या। देखिए, क्या ये जो पैसा है वो सरकार के पास जाएगा, ये अहम सवाल है। इसका जवाब है नहीं। देखिए, ईडी ने साफ कहा है नीलामी के मिली हुई जो भी रकम है, जो भी राशि है, सीधे सरकार की यहाँ पे कमाई नहीं बनने वाली है। इस पैसे को स्पेशल PMLA कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद उन असली निवेशकों को लौटाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल किया जाएगा जिनके साथ कथित तौर पर ठगी की गई। यानी जिन लोगों ने यहाँ पे अपनी मेहनत की कमाई, अपनी मेहनत की पूंजी जो है, पूरे जिंदगी भर की पूंजी स्कीम में गंवा दी, उन्हें राहत देने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी। हालांकि ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि कथित ठगी की जो रकम है करीब 752 करोड़ रुपए बताई गई थी और जबकि विमान बेच करके सिर्फ 3 करोड़ रुपए जो है वो मिले हैं। इसीलिए सिर्फ इस रकम से सभी निवेशकों का पूरा नुकसान जो है वो भर पाना संभव नहीं है। अगर जांच के दौरान ईडी को और संपत्तियां मिलती हैं और उन्हें भी यहाँ पे कानून के तहत जब्त करके उन्हें बेचा जाता है, तभी निवेशकों को यहाँ पे ज़्यादा पैसा जो है वो वापस मिल सकता है। इस मामले में ईडी ने कई लोगों को यहाँ पे गिरफ्तार भी किया है। इनमें कंपनी के जो मुख्य आरोपी हैं वो है अमरदीप कुमार, उनके जो भाई हैं संदीप कुमार, चार्टर्ड अकाउंटेंट शरद चंद्र तोषनीवाल और फैल्कम इनवॉइस डिस्काउंटिंग के CEO आर्यन सिंह छाबड़ा जो है
वो इसमें शामिल हैं। ईडी ने सितंबर 2025 में इन सभी के खिलाफ अदालत में जो प्रोसिक्यूशन कंप्लेन है वो भी यहाँ पे दाखिल कर दी थी, जो पीएमएलए मामले में चार्जशीट के समान जो है वो मानी जाती है। फिलहाल अभी भी ये जो पूरी की पूरी कार्रवाई है वो जारी है और ईडी ये पता करने में लगी हुई है, कंटिन्यू कोशिश कर रही है कि ठगी के जो पैसे हैं उनसे और कौन कौन सी संपत्तियां खरीदी गई, ताकि उन्हें भी जब्त करके यहाँ पे निवेशकों के नुकसान की भरपाई की जा सके। तो देखिए, कुल मिलाकर के ये जो मामला है उन लाखों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सीख है, जो बिना पूरी जानकारी जुटाए सिर्फ ज़्यादा मुनाफा के लालच के चक्कर में अपना पैसा कहीं भी निवेश कर देते हैं। कोई भी निवेश करने से पहले ये आपको ज़रूर समझ में आना चाहिए, ये ज़रूर जांच लेना चाहिए कि कंपनी क्या काम करती है, उसका बिजनेस असली क्या है और वो किस सरकारी संस्था के नियमों के तहत काम कर रही है, और जो रिटर्न का वादा आज वो कर रही है वो वास्तव में संभव है या फिर नहीं। क्योंकि कई बार थोड़े ज़्यादा मुनाफे की चाह इंसान की पूरी जो ज़िंदगी की कमाई है उस पर भारी पड़ जाती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ आपके थॉट्स कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल Money9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।